दोस्त, मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। किसी को दोस्त या मित्र कह देना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप किसी के कितने समय तक दोस्त रह सकते हैं, या कितने समय तक कोई आपका दोस्त रह सकता है, या आप लोग साथ में रह सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि दो दोस्त एक साथ रहते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, फिर अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए दोनों को अलग हो जाना पड़ता है। तो कुल मिला के हम बात ये मान सकते हैं कि कोई सारी जिंदगी भी साथ रह सकता है, लेकिन बीच बीच में सबको अपना काम भी देखना पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर एक फ्रेज सुना होगा कि मैं मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अक्सर दोस्त मजाक मजाक में एक दूसरे को ये कह देते हैं, लेकिन क्या हो अगर सचमुच में कोई दोस्त मरने के बाद भी आपका पीछा ना छोड़े, अगर सचमुच में उसका प्रेत हर जगह आपको दिखाई देने लगे और आपके साथ रहने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी जो दो दोस्तों की है, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक एक दूसरे के साथ रहे और फिर उन दोनों के सिचुएशन में, कहानी में एक ऐसा चेंज आया जो सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है संदीप सोलंकी ने। संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज एक्चुअली पड़ोस के किसी घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो स्टूडियो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, लेकिन कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मुझसे रुका नहीं गया और मेरा मानना है कि आप लोगों को लोकेशन या फिर सेटअप से ज़्यादा कहानी में इंटरेस्ट है, तो हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1965 में। रतन और संजय, ये दोनों दोस्त ऐसे थे जैसे दो जिस्म एक जान हो। दोनों बचपन से ही एक ही गांव में पले बड़े थे और बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे जैसे ये दोनों बड़े हो रहे थे, इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। जब ये लोग 7-8 साल के ही थे तब से ही एक दूसरे के घर में इन लोगों का आना जाना था। अब रतन और संजय ये दोनों कहीं भी जाते थे तो लोगों को लगता था कि ये सगे भाई हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे। इन बच्चों की वजह से दोनों फैमिली का आपस में इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था कि कभी रतन की फैमिली संजय के घर पे खाना खाने चली जाती तो कभी संजय की फैमिली रतन के घर पे खाना खाने चली जाती। ये दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे और इन दोनों की दोस्ती की कहानियां आसपास में बहुत फेमस थी। सब लोग जानते थे कि रतन और संजय, इन दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे जैसे ये दोनों बड़े हो रहे थे, इन दोनों को कुश्ती खेलने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ये लोग अक्सर शाम के खाने के बाद पास में ही एक अखाड़ा बना हुआ था, वहाँ पर जाते और एक दूसरे के साथ कुश्ती खेला करते थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन रतन और संजय, इन दोनों का कोई भी तोड़ नहीं था। ये दोनों जब कुश्ती खेलते थे तो सब लोग सामने खड़े होकर सिर्फ देखते थे, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता था। इन दोनों ने एक हैबिट बना ली थी कि जब भी ये मिलते थे तो ये वहां पर कुश्ती खेलने जाते थे। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच में वो चीज आती है जो अक्सर दोस्तों को अलग कर देती है, जिसका नाम है करियर। दोनों को अपने करियर में आगे बढ़ना था और कुछ न कुछ करना था। संजय फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था तो उसने अपनी खेती बाड़ी संभाल ली थी। दूसरी तरफ रतन ने सीआरपीएफ का फॉर्म भर दिया था। थोड़े समय बाद सीआरपीएफ में रतन का सिलेक्शन हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग की डेट फाइनल हो जाती है। संजय रतन के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी था कि अब रतन वो गांव छोड़कर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि सीआरपीएफ में जाना रतन का सपना था तो रतन उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था, और अगर वो उसे छोड़ भी देता तो उस गांव में रहकर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। फाइनली उसकी ट्रेनिंग की डेट आती है और रतन को निकलना होता है। उसकी फाइनल डेट से 2 दिन पहले रतन और संजय दोनों रतन के घर पे ही रहते हैं
और वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहे। इस बीच रतन और संजय दोनों बहुत ज्यादा रोए क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करने वाले थे। 2 दिन बाद रतन अपने गांव से ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और जाकर सीआरपीएफ की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। वहां पर ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद थोड़े समय में उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है और उसे सीआरपीएफ में कहीं पर पोस्टिंग मिल जाती है। अब यहां पर एक बहुत खास बात थी, सीआरपीएफ में अक्सर छुट्टी मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी उस समय। तो रतन फिर भी किसी ना किसी तरीके से घर का बहाना लगा करके या तबीयत का बहाना लगा करके साल में एटलीस्ट 1 या 2 छुट्टी तो ले ही लेता था, क्योंकि उसे गांव आकर संजय को मिलना होता था। रतन हर 6 महीने साल में घर पे आता और आते ही बस से उतरने के बाद सबसे पहला वो काम यही करता था कि वो जाकर संजय के घर पे गेट नॉक करता था। अभी रतन के घर का जो रास्ता था वो संजय के घर से होकर के निकलता था। तो संजय के घर के जस्ट बाहर रतन पहुंचता, गेट नॉक करता, अपना सामान सारा का सारा संजय के घर पे रख देता और फिर वो दोनों वहां से कुश्ती खेलने के लिए निकल जाते। ये एक ट्रेडिशन बन गया था इन दोनों के मिलने का कि जब भी ये जितने भी समय के बाद मिलेंगे सबसे पहले ये कुश्ती खेलने जाएंगे। रतन अपने घर पे भी नहीं जाता था क्योंकि उससे पहले उसे संजय के साथ कुश्ती खेलनी होती थी। कुश्ती खेलने के बाद रतन संजय के घर पे ही खाना खाता और फिर आराम से दोनों अपने घर पे चले जाते। ये सब काफी सालों तक चलता रहा। हर 6 महीने में रतन छुट्टी लेकर के घर पे आता, दोनों मिलते, कुश्ती खेलते और फिर काफी समय एक दूसरे के साथ बिताकर रतन फिर से अपनी पोस्टिंग पे चला जाता। कुछ समय बाद रतन को सीआरपीएफ में प्रमोशन मिलता है और उसके कंधे पर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये कंडीशन ऐसी थी जहां पर रतन के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। रतन ने काफी कोशिश करी, लेकिन उसके 2-3 साल तक उसकी एक ऐसी जगह पर पोस्टिंग थी जो बहुत सेंसिटिव एरिया था। इस वजह से उसे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती है। करीब 3 या 4 साल बाद रतन अपनी छुट्टी अप्लाई करके अपने घर पहुंचता है, क्योंकि अब बहुत समय हो गया था उसे संजय से और अपनी फैमिली से मिले। उसकी छुट्टी फाइनली अप्रूव होती है और वो बस पकड़कर अपने गांव आता है। बस से उतरते ही सबसे पहला काम वो यही करता है कि संजय के घर की ओर बढ़ता है। रतन रिक्शा से संजय के घर की ओर जा ही रहा था कि संजय उसे रास्ते में दिख गया। रतन ने रिक्शे वाले से रुकने के लिए कहा और संजय को अपने साथ रिक्शा में बिठा लिया। अब यहां पर एक चीज हुई जो मैं आपको आगे आने वाली कहानी में बताऊंगा। दोनों उस रिक्शा में बैठकर संजय के घर पे जाते हैं, गेट खोलते हैं और उसका सामान रखते हैं। रतन यहां पर संजय से पूछता भी है कि तेरे पेरेंट्स कहां गए यार, सब लोग यहां पे थे, सब ठीक ठाक तो है? तो संजय कहता है हाँ, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो किसी गांव में गए हुए हैं। दोनों वहां पर सामान रखते हैं और उसी कुश्ती के अखाड़े में पहुंच जाते हैं। कई घंटे तक वो दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलते हैं और फिर लौट करके घर पे आते हैं। रतन संजय से कहता है कि अब हमने कुश्ती वगैरह तो खेल ली है, तेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, तो ऐसा कर मेरे घर पे आ जा, हम दोनों वहां पर डिनर करते हैं और वहीं सो जाना। पता नहीं क्यों आज संजय ने इस बात को मानने से मना कर दिया और रतन को कहा कि यार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक काम कर तू घर पे पहुंच और मैं पीछे से आता हूं। रतन को एक बार थोड़ा सा अजीब तो लगा कि यार मैं 3-4 साल बाद आया हूं और ये आदमी है जो कह रहा है कि नहीं तू घर जा, मैं पीछे से आता हूं। स्टिल उसको लगा कि सच में संजय को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, तो वो अपना सामान उठाता है और घर की ओर चल देता है। जैसे ही रतन घर पे पहुंचता है तो रतन की मदर पूछती हैं कि तू कहाँ पर था सुबह से, तेरी बस तो दोपहर में ही आ गई थी। तो रतन बताता है कि मम्मी आपको पता नहीं है क्या, मैं उतरा, संजय के घर पे गया और हम लोग कुश्ती खेलने चले गए थे, उसके बाद मैं सीधा घर पे आया हूँ। रतन की मदर ने उस समय कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सीधा उसको खाना दिया और रतन अपने कमरे में जाकर के सो गया। अगले दिन जैसे ही रतन की नींद खुलती है, उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन एकदम उसके सामने बैठे थे। रतन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि यार मैं जस्ट उठा हूं, आप लोग मेरे एकदम सामने क्यों बैठे हो, क्या बात हुई है? रतन की मदर फिर से पूछती हैं कि तू कहाँ था, दोपहर भर से तेरी बस आ गई थी, तू इतनी लेट क्यों आया, ऊपर से तेरे पूरे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी। तो रतन बताता है कि मम्मा मैंने आपको बताया तो है कि मैं संजय के घर गया था, कुश्ती खेल रहा था और उसके बाद मैं सीधा घर पे आया हूं। यहां पर रतन की मदर जो उसे बताती हैं, वो सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रतन की मदर उसे बताती हैं कि 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में संजय ने अपनी जान गंवा दी थी।
तो फिर ये कैसे पॉसिबल था कि पिछले दिन 5 घंटे रतन संजय के साथ बिता करके आया है। रतन ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं और उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। रतन सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि 2 साल हो गए इस बात को, आप लोगों ने कुछ लेटर लिख के या किसी तरह से मुझे बताया क्यों नहीं? मैं एटलीस्ट आ जाता। उसका सबसे पहला कंसर्न यही था कि उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है और दूसरा कंसर्न ये था कि पिछले दिन फिर जो 5 घंटे वो जिसके साथ बिता करके आया है वो कौन था। ये बात सुनकर रतन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। उसका बुखार 104 डिग्री से भी ज्यादा तेज था। काफी सारी दवाइयां देने के बाद भी ये बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा था। अब रेगुलरली उसकी दवाइयां चल रही थी और उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रख रहे थे। एक दिलचस्प बात थी यहां पर, जब भी उसके पेरेंट्स उसके रूम में पहुंचते तो उसके पास एक बाउल पड़ा होता और पट्टी पड़ी होती। तो उसके फादर को लगता था कि शायद इसकी मदर इसके गर्म पट्टी कर देती है, उसकी मदर को ऐसा लगता था कि शायद इसके फादर इसके गर्म पट्टी करते होंगे। लेकिन एक दिन जब इसके पेरेंट्स और इसकी छोटी बहन साथ में बैठे थे तो ये बात कर रहे थे कि यार इतनी दवाइयां देने के बाद भी, इतनी गर्म पट्टियां करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, हम क्या करें, क्या सॉल्यूशन निकालें इस चीज का। बातों बातों में ये बात निकल करके आती है कि तीनों में से कोई भी उसकी गर्म पट्टी नहीं करता था। तो वो बाउल और वो गर्म पट्टी वहां पर कैसे आती थी और कौन लेकर के आता था उसे। ये बात सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए कि यार अगर हम तीनों ही गर्म पट्टी नहीं करते हैं तो वहां पर ये गर्म पट्टी कैसे आती है और कौन लेकर आ रहा है उसे। तीनों काफी डर गए क्योंकि उनके दिमाग में वो बात भी घूम रही थी कि ये 5 घंटे संजय की आत्मा के साथ घूम करके आया है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में छुप करके आज चेक करेंगे कि इसकी गर्म पट्टियां कौन कर रहा है। उस दिन भी सब कुछ रोज की तरह चलता है। 9 साढ़े 9 जाकर रतन की मम्मा उसे थोड़ा सा खाना खिलाते हैं जितना वो खा पाता है, उसे दवाई देते हैं और सोने के लिए उसके रूम में छोड़ देते हैं। वहां से उठकर सब लोग अपने कमरे में आते हैं और सोने चले जाते हैं। 12 साढ़े 12 के आसपास रतन के फादर धीरे से उठते हैं और जाकर के देखते हैं रतन के रूम में कि उसके साथ कौन है। रतन का कमरा ऐसा बना हुआ था कि उसके जस्ट बाहर एक छोटी सी खिड़की थी जहां से अंदर देखा जा सकता था। रतन के फादर उठते हैं और उस खिड़की से अंदर देखते हैं। यहां पर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैर कांपने लगे थे। वो देखते हैं कि रतन के जस्ट साइड में संजय बैठा हुआ उसके गर्म पट्टियां कर रहा है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। यह देख करके उनका दिमाग खराब हो गया था कि संजय की आत्मा अभी भी रतन के साथ में थी और उसके गर्म पट्टियां कर रही थी। आने वाले 5-7 दिन तक रतन इसी तरह से बीमार रहा और रोज उसके फादर उठ करके जाकर देखते कि संजय साथ में बैठ करके उसके गर्म पट्टियां कर रहा है। रतन को भी शायद संजय दिख रहा था और उसे अच्छे से पता था कि उसके दोस्त की आत्मा उसके साथ है और उसके गर्म पट्टियां कर रही है। थोड़े समय में उसके लिए यह चीज थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा डरा उसे देख करके, क्योंकि जब पहली बार वो उसे पट्टी करने आया होगा तो रतन बहुत ज्यादा डर गया होगा, क्योंकि अपने दोस्त को देखना और उसकी आत्मा को देखना शायद 2 अलग अलग चीजें हैं। जब पहली बार रतन आया था और उसके साथ कुश्ती खेल रहा था तो वो नहीं जानता था कि संजय मर चुका है। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली जब 7-8 दिन तक संजय आता रहा और उससे बातें करता रहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तू चला गया है, मैं भी अब इस दुनिया को छोड़ चुका हूं, ये बातें करते करते संजय और रतन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी कि वो उसे दिख रहा है। रतन की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी क्योंकि उसे संजय दिख रहा था और उसके दिमाग से वो शौक चला गया था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर जा चुका है। हालांकि उसका प्रेत उसके एकदम साथ में था, लेकिन पता नहीं कैसे रतन ने इस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया था और ये चीज उसके लिए बहुत नॉर्मल हो गई थी। धीरे धीरे रतन नॉर्मल होने लगा था और उठ करके रूम से बाहर आने लगा था। जब भी रतन के पेरेंट्स उसे देखते तो वो सोचते थे कि वो उससे बात करें या उसे बताएं कि उसके पास रोज कौन बैठा होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि रतन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि रतन से इस बारे में बात करें कि रतन फिर से बहुत ज़्यादा ना डर जाए और बीमार ना हो जाए। और रतन इस बात को जानता था और अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं कर रहा था।
15-20 दिन तक ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। रतन एकदम ठीक हो चुका था। वो रोज सुबह उठता और जाकर उसी कुश्ती के मैदान में कुश्ती खेलने लगता था। वो रोज शाम को जब घर पे आता तो उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी। उसके पेरेंट्स उससे पूछते भी थे कि ये मिट्टी कहाँ से लगा कर लाया है, तो वो अपने पेरेंट्स से कहता था कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, मैं उनके साथ खेल करके आता हूँ कुश्ती। लेकिन सच हकीकत में क्या था वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रहा था। अब ऐसे चलते चलते रतन की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और उसे वापस जाकर अपनी पोस्टिंग पे ज्वाइन करना था। जिस दिन रतन अपने सामान की पैकिंग कर रहा था और अगले दिन जाकर उसे वापस अपनी पोस्टिंग पे ज्वाइन करना था, उस दिन फिर से उसके फादर उसके रूम के बाहर जाते हैं और उसी खिड़की से अंदर देखते हैं। आज वो देखते हैं कि रतन अपने सामान की पैकिंग कर रहा है और साइड में संजय बैठा बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसके रोने की आवाजें उसके पेरेंट्स के रूम तक पहुंच रही थी और उनका पूरा घर गूंज रहा था उन आवाजों से। उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि ये रोने की आवाजें सिर्फ उन तक आ रही हैं और रतन तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि रतन बहुत नॉर्मली वहां पर अपने कपड़ों की पैकिंग कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। शायद ये हकीकत में भी ऐसा हो सकता है कि उस दिन जब संजय रो रहा था तो वो रतन को ना दिख रहा हो, क्योंकि अगर रतन को दिख रहा होता तो शायद वो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देता वहां पर उसे देख करके। संजय को इस तरह रोता देख करके सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन स्टिल वो कर भी क्या सकते थे। अगले दिन सुबह सुबह रतन अपना सामान उठाता है और अपनी पोस्टिंग के लिए निकल जाता है। शायद संजय उसके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि इन चीज़ों की ना एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन होती है कि जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था तो शायद हो सकता है वो उसी गांव में रह सकता हो या उससे बाहर ना जा सकता हो, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो वो पहले दिन ही रतन के पास चला जाता जहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी। और इसीलिए ही शायद वो बहुत ज़्यादा रो रहा था उसके कमरे में बैठा। उस दिन तो रतन अपनी पोस्टिंग के लिए चला गया, लेकिन उसके बाद से जब जब वो अपने गाँव आता तो लोग अक्सर रतन को अकेला बैठकर किसी से बातें करता हुआ पाते थे। लोग बहुत दूर से देखते थे कि यार ये अकेला कुश्ती के ग्राउंड में क्या कर रहा है, ये अकेला किससे बातें कर रहा है। लोग रतन को पागल समझने लगे थे, लेकिन हकीकत क्या थी वो रतन और उसके पेरेंट्स ही जानते थे। उस गांव में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी कि वो आदमी अकेला बैठकर बातें करता है या फिर अकेला कुश्ती के ग्राउंड में होता है। और धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी थी कि इसे कोई चीज़, कोई प्रेत आत्मा दिखाई दे रही है। इस बात को आज करीबन 60-65 साल हो चुके हैं, लेकिन उस गांव में आज भी रतन और संजय की ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि कोई दो दोस्त ऐसे हुए थे जहां पर मरने के बाद भी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उस गांव में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि जब तक रतन की खुद की मौत नहीं हो गई तब तक संजय की आत्मा उसके साथ रही, और जब वो दोनों एक आत्मा बन गए तो शायद उन दोनों को पीस मिल गया होगा। मैंने आपको कहा था कि वहां रिक्शा वाले टाइम पे एक चीज़ हुई थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो बहुत ऑब्वियस थी। जब रिक्शा में बैठा रतन रोकता है रिक्शा वाले को कि रुको, इसको बिठा लेते हैं, और संजय उस रिक्शा में बैठता है। रिक्शा वाले ने बहुत अजीब तरीके के हाव भाव दिए, बहुत अजीब एक्सप्रेशन दे करके देखा रतन को कि यार ये किस आदमी को बिठा रहा है, क्योंकि संजय सिर्फ रतन को दिख रहा था। उसके बाद रिक्शे वाले ने भी उस गांव में जाकर के बहुत सी बातें की कि यार एक आदमी आया है, उसने मुझसे बोला कि ये ऑटो यहाँ पर रोक लो, किसी को बिठाया और उसके बाद हम फिर से चलने लगे, लेकिन मुझे वो आदमी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इसी तरह से बहुत सारी बातें फेमस हो गई थी उस गांव में रतन और संजय के बारे में। आधा गांव तो रतन को पागल मानने लगा था और आधे गांव को एक्चुअल में लगता था कि वो संजय से बातें करता है और संजय के साथ रहता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहते तो ये कहानी उससे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम और जीमेल एड्रेस पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार इससे भी ज़्यादा खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।